नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक। खबर तक की पूरी टीम की तरफ से समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। दर्शकों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर झंडोत्तोलन किया और देश को संबोधित किया। लाल किला पर झंडोत्तोलन की यह प्रक्रिया भारत के स्वतंत्र होने के वर्ष 1947 से ही शुरू हो गई थी और तब से प्रत्येक प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, वहां जाकर झंडोत्तोलन करते हैं। हालांकि 1947 ईस्वी में जब हमारा देश भारत अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था, तब उस वर्ष 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला के प्राचीर से कोई देश के नाम प्रधानमंत्री ने राष्ट्र का संबोधन नहीं किया था और न ही उस दिन वहां झंडोत्तोलन हुआ था। यह काम अगले दिन यानी 16 अगस्त को हुआ था और तब से यह प्रक्रिया लगातार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त को लगातार होते चला आ रहा है। इस मायने में अगर किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक बार लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन किया और देश को संबोधित किया, तो उस मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर आते हैं। लेकिन अगर लगातार लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन करने के साथ साथ देश को संबोधित करने वालों की संख्या की आधार पर गणना करें तो वे दूसरे नंबर पर आते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मायने में सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर हैं। उन्होंने 17 बार लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन किया और देश को संबोधित किया। इंदिरा गांधी संख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर आती हैं। उन्होंने 16 बार लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन कर देश को संबोधित किया, लेकिन उनका यह क्रम बीच में भंग हो गया था। वे लगातार 11 बार लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन कर देश को संबोधित करने में सफल हुई थी। उसके बाद उनका ब्रेक लग गया था और फिर 5 बार उन्होंने बाद में लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन किया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं बार आज उन्होंने लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन कर देश को संबोधित किया और उनका यह क्रम लगातार जारी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की एक बड़ी खासियत, वे प्रत्येक बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो उस समय उनके पगड़ी का रंग ढंग कुछ अलग अलग सा होता है, जो विभिन्न प्रकार के विचारों पर आधारित होता है। कभी किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, कभी किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, तो कभी किसी अन्य दूसरे विचारों का जो भारत को सकारात्मकता की तरफ ले जाता हो उसका प्रतिनिधित्व करता है। आज उन्होंने लाल रंग की पगड़ी बांधी थी और देश को संबोधित किया था। आज का उनका भाषण पूरी तरह से सकारात्मकता पर आधारित था। देश को जो पहले ही वे 2047 तक विकसित भारत बनाकर 100वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मनाने की बात करते हैं, उस पर आधारित था। सभी को देश के लिए कार्य करने का आह्वान करने पर आधारित था और इस बात को उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा
कि कुछ, हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन इतनी बात जरूर कही कि हमारे देश में कुछ एयर कंडीशन हॉल में बैठने वाले लोग हैं जो हमारे देश को डराते रहते हैं, देश के लोगों को डराते रहते हैं कि यह देश तो बचेगा ही नहीं, वैक्सीन नहीं मिलेंगे लोग को, कोविड में सब कुछ तबाह हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेंगे, खाद नहीं मिलेगा, और कई तरह की बातें वे हमारे देश को गर्त में पहुंचाने के लिए क्या करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश देख रहा है कि कोरोना के दौरान वैक्सीन भी मिले, पेट्रोल की भी कहीं कोई कमी नहीं है, एलपीजी गैस की भी कोई कमी नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित किसान आंदोलन को लेकर तो कोई बात नहीं कही, लेकिन अंदर ही अंदर उस बात का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने किसानों को भी खुश करने का प्रयास किया और कहा कि तमाम तरह के दुष्प्रचार के बावजूद, तमाम प्रकार के आर्थिक संकट के बावजूद भारत की सरकार अपने किसानों के पक्ष में खड़ी रही। पूरी दुनिया में यूरिया 3000 रुपया प्रति बोरी हो गई है, लेकिन भारत सरकार किसानों को 300 रुपया प्रति बोरी में उपलब्ध करा रही है। डीएपी भी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4000 रुपये प्रति बोरी हो गई है, वह भारत के किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी की दर पर उपलब्ध करा दिया जाता है। भारत की सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश की सभ्यता, संस्कृति और इसकी क्षमता का भी पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि भारत विश्वगुरु बनने के लायक है, इसमें क्षमता है। जो उन्होंने 7 प्रकार बताए, उसको बताकर उन्होंने सप्त शक्ति बताई, जिसके बल पर भारत पूरे विश्व में अपना डंका बजा सकता है। भारत में कई तरह के टूरिज्म की संभावनाएं हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पुराने भवन, अपार संभावनाएं हैं विदेशी पर्यटकों को भारत में खींचने का और उससे कमाई करने का, उससे रोजगार अपनाने का। उन्होंने इस बात को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की कि तमाम क्षमताओं के बावजूद भारत के बैंक दुनिया भर के बैंकों के प्रथम 5 में शामिल नहीं है। यहाँ के अकाउंटिंग फर्म भी दुनिया के 5 टॉप अकाउंटिंग फर्म में नहीं आते। यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। उन्होंने अब इस बात पर जोर दिया कि इन सभी चीजों को अब इस बात पर ध्यान देना होगा कि वे पूरे विश्व स्तर पर भारत का डंका बजाएं, नंबर 1 पर अपना कब्जा जमाएं और इसके लिए प्रयास करें, क्योंकि भारत में इसकी संभावना है। खासकर युवाओं का उन्होंने इस अवसर पर बड़े योगदान की बात की कि यह क्षमतावान है, हमारे भविष्य हैं और इनके हाथों हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि इनमें अपार क्षमता है। उन्होंने इस बात को लेकर संतोष व्यक्त किया कि भारत में आज कई लोग अब अपना निजी संस्थान को प्राथमिकता देने लगे हैं। उनके अपने अपने कारखाने खुल रहे हैं जिसमें लोगों को काम मिल रहा है। कई तरह के
विचारों को लेकर लोग बाहर जा रहे हैं और वहां भारत का डंका बजा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने भारत सरकार की नीतियों का भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस समय उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर होने की बात कही थी, उस समय लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था और कहा करते थे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन आज कोई ग्लोबलाइजेशन भारत के आगे टिकने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हुआ है और कई ऐसे उपकरण बनाए गए हैं जिसका विदेशों में अब निर्यात होने लगा है, ब्रह्मोस मिसाइल आदि। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि भारत आज सेमीकंडक्टर, जिस पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी टिकी हुई है, ट्रांसपोर्ट से लेकर ट्रांसमिशन, हर कुछ उस पर ही आधारित है, क्योंकि हर जगह अब चिप की आवश्यकता होती है। बिना चिप का कोई काम नहीं होता और बिना सेमीकंडक्टर का कोई चिप नहीं बन सकता। इस दिशा में भी भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर कहा कि जहां पिछले 90 सालों में सिर्फ 30% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वहीं इनके 12 वर्षों के शासनकाल में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातें देश के लिए प्रेरणादायक हैं और यह भारत को 2047 में जब अमृत उत्सव का वर्ष मनाया जाएगा, तब बड़ी फायदे भारत के लिए नजर आएगा। लेकिन भले ही उन्होंने कुछ नाम नहीं लिया, लेकिन जिस प्रकार से तुलनात्मक रूप से पिछली सरकारों को उन्होंने अपने भाषणों के दौरान उपलब्धियों के मामले में नीचा दिखाने का काम किया है, वह अगर नहीं होता तो और बेहतर होता। क्योंकि जिस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उस समय की सरकार ने, उस समय के प्रधानमंत्री ने तदनुरूप अपना निर्णय लिया और देश को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की चेष्टा की। उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्य कर रहे हैं, उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए और सब मिलाकर देश हमारा 2047 में एक विकसित देश बने, विश्वगुरु बने, इस कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद, जो आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखने का कष्ट